फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, यह आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर है। पहला आपका ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट है, उसके बाद दूसरा चैप्टर है आपका विलियन या सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों मुझे पता है आज आपकी पहली क्लास है, तो मुझे आपका लेवल भी नहीं पता कि आपको 11th क्लास का कितना आता है या आपको बिल्कुल ही नहीं आता या बहुत अच्छे से आता है। तो मैं आज मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आपको एक साधारण लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें ना तो लो लेवल है ना ही हाई लेवल है, एक मीडियम लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको ये लेवल ज़्यादा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर थोड़ा लेवल कम करो, समझाने का तरीका और इजी करो, सरल करो। या फिर आपको ये लेवल बहुत ही कम लगे तो आप बता देना कि सर थोड़ा सा स्पीड से चलो, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाओ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये आपको कैसा लगा, आपको किस तरह का लेवल चाहिए। ठीक है, आज सिंपल से एक क्लास रखते हैं। आप अपने सभी फ्रेंड्स को बता देना कि कल से इसी टाइम रेगुलर आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। आज क्लास बिल्कुल छोटी क्लास है। आज के बाद जो भी क्लास होगी वो आपकी एक लॉन्ग क्लास होगी, 40 से 45 मिनट की आपकी क्लास होगी डेली। आपको नोट्स भी बनाने हैं, पढ़ाई भी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विलियन या सॉल्यूशन। ठीक है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो विलियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कि सर आज फिर आप इसी चैप्टर को आपने शुरू क्यों किया, ये तो हमें पहले से पता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बात ऐसी है कि जैसे जैसे बच्चे का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इन सब चीज़ों की परिभाषा भी अलग होती जाती है। ठीक है, तो आज हम विलियन की कोई नई परिभाषा सीखेंगे, होगी पहले जैसे ही, लेकिन थोड़ी सी एक लेवल अलग होगा, उसको करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, देखिए विलियन की परिभाषा देखो, जो एक्चुअल में विलियन की परिभाषा होती है वो तो होती है आपकी दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, ये तो आपके विलियन की परिभाषा होती है। दो या दो से अधिक पदार्थों का या अवयवों का, अवयव होते हैं कोई भाग। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप ये परिभाषा नहीं लिखनी है आपको, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। आपको लिखना है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा, समांगी, कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने बात ये निकल के आ जाती है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। बेटा आपने ये चीज़ 11th क्लास में पढ़ी है, समांगी मिश्रण होता क्या है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ समांगी मिश्रण क्या होता है। यानी एक ऐसा मिश्रण का मतलब होता है बहुत से पदार्थों का या बहुत सी चीज़ों का एक जगह मिल जाना। जैसे सिंपल भाषा में बोले तो खिचड़ी बनाना। ठीक है, जिसमें चावल, मूंग, मोट, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो एक जगह मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये जो समांगी मिश्रण है ये होता है दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो एक जगह आकर, मान लो ये कोई आपका सिस्टम है। ठीक है, ये आपके पास कोई बर्तन है, इस बर्तन में आपने ऊपर से चीनी भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, बहुत सी आपने चीज़ें डाल दी। ठीक है, अब ये यहाँ तक भर गया, ये यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट भर गया। अगर मैं यहाँ से इस जगह से इसका टेस्ट लेना चाहूँ, इस जगह से मैंने इसका टेस्ट किया तो भी मुझे सभी समान मात्रा में मिले। यहाँ पर मुझे नमक भी मिला, पानी भी मिला, चीनी भी मिली, सब चीज़ें मिली जो मैंने इसमें डाली थी। फिर मैंने यहाँ से टेस्ट किया तो भी मुझे सब चीज़ें मिली, यानी सेम मिला। यहाँ भी मुझे सेम मिला और यहाँ भी मुझे सेम मिला, जैसा यहाँ मिला वैसा का वैसा ही यहाँ मिला। यहाँ से मैंने टेस्ट किया, यहाँ पर भी वही सेम का सेम ही मिला, यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर भी वही सेम का सेम मिला। यानी किसी भी विलियन में या किसी मिश्रण में जब सभी पदार्थों का जो अवयव है उनका संगठन यदि समान होता है तो वो कैसा मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। कैसा मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और जो विलियन होता है वो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, आपका विलियन कहलाता है। ये आपकी एक्चुअल में विलियन की परिभाषा हो गई।
ठीक है। अब देखिए सर, आपने ये बोल दिया कि समांगी मिश्रण, लेकिन सर हमने तो 11वीं क्लास में एक चीज और पढ़ी थी इसी के साथ में। क्या पढ़ी थी बेटा? इसी के साथ सर हमने पढ़ी थी एक विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। तो सर फिर ये विषमांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए, जो चीज मिश्रण तो इसमें ये भी है वो भी है, समझ गए? मिश्रण तो समांगी भी है और विषमांगी भी है, यानी मिश्रण का मतलब तो ये है कि दो चार चीजें एक जगह आके मिलेगी, ये तो आपका मिश्रण हो गया। लेकिन समांगी में आपने बता दिया कि सर सभी जगह अवयव का जो संगठन होगा वो समान होगा। फिर विषमांगी में क्या होता है बेटा? यही बात है, विषमांगी में जो संगठन होगा वो समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। देखो जरा कैसे होगा अलग अलग। ये यहाँ पर मेरे पास कोई बर्तन है, ऊपर से मैंने पानी डाला, ठीक है, ऊपर से मैंने पानी डाला और इस बार मैंने क्या किया, इसमें मिट्टी डाल दी। क्या करी? मिट्टी डाल दी, ठीक है, पानी और मिट्टी डाली। अब ये यहाँ तक भर गया, मान लो यहाँ तक भर गया, पानी से और मिट्टी से यहाँ तक भर गया। अब थोड़ी देर बाद आपको पता चला, आपने इसका संगठन नापने की कोशिश की, आपने इसका संगठन चेक किया, टेस्ट किया, तो आपको पता चला उस टाइम क्या हुआ कि मिट्टी नीचे बैठ गई, मान लो, या तो मिट्टी नीचे बैठ गई या ऊपर तैर रही है, ये मान लो, दोनों में से कोई भी कंडीशन मान लो। आपने देखा कि जब आपने यहाँ से पानी का टेस्ट किया तो यहाँ पर आपको मान लो आपने 10 ml पानी निकाला तो उसमें आपको मिट्टी के मान लो 100 दाने निकले। कितने? 100 दाने, ठीक है। जब आपने यहाँ से उठाया तो नीचे नीचे जैसे जा रहे तो मिट्टी ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि मिट्टी नीचे बैठ गई थी। तो यहाँ पर आपने देखा वही 10 ml में आपको 200 दाने मिल गए। आपने नीचे ही नीचे पेंदे से उठाया तो यहाँ पर आपको 500 दाने मिल गए। तो क्या सब जगह मिट्टी आपको अलग अलग मात्रा में मिली? पानी भी अलग अलग ही मिलेगा। जब दाने ज़्यादा हो गए तो पानी कम हो जाएगा और दाने कम तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मात्रा तो लिमिट की लिए ना अपन ने। तो यहाँ पर पानी अलग और दाने अलग, तो यहाँ पर क्या संगठन अलग अलग मिलेगा, यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा मिली, यहाँ पर मिट्टी कम मिली। तो इस तरह से जब अवयव का संगठन अलग अलग हो तो वो कौन सा कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। और देखिए विषमांगी मिश्रण में 2 प्रकार के विलयन आते हैं। कौन से विलयन आते हैं विषमांगी मिश्रण में? एक तो आता है आपका कोलाइडी विलयन। कौन सा? कोलाइडी विलयन। कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन। और एक आपने तीसरा सुना होगा, निलंबन। कौन सा? निलंबन। ये दोनों के दोनों आते हैं किसमें? विषमांगी मिश्रण में। ये चीजें हम डिटेल में आपके 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पृष्ठ तनाव वाला जो आपका चैप्टर आएगा एनसीईआरटी में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक में 5वां चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयन भी पढ़ेंगे, निलंबन भी पढ़ेंगे और वास्तविक विलयन या सत्य विलयन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बात करेंगे किसकी? केवल विलयन की। और विलयन हम उसे नहीं कहेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को नहीं कहेंगे। एक्चुअली परिभाषा तो वही होती है, लेकिन उसे नहीं कहेंगे। विलयन हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे, ठीक है। विषमांगी को कोलाइडी विलयन कहेंगे या निलंबन कहेंगे। यहां तक बात समझ में आई क्या आपको? आ गई? क्लियर है? ठीक है। अब देखो नई बात स्टार्ट करते हैं यहीं से। वो चैप्टर अलग है, ये चीज इसी के बारे में अपन बात करेंगे। देखो जरा, हमारे पास बात निकल के आ गई कि जो विलयन है वो एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है सर। अब ये जो समांगी मिश्रण होता है सर, आपने परिभाषा में बोला था 2 या 2 से अधिक पदार्थों का। क्या? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का। तो ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ कौन से हैं पहले ये बताओ। लो साहब बिल्कुल बता देते हैं। कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि ये 2 तरह से भाग लेते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं और ये 2 तरह से डिवाइड होते हैं इस चीज में। यहीं से बना देता हूं मैं, देखो। एक होता है आपका विलायक। क्या? विलायक, सोलवेंट, ठीक है। एक होता है आपका विलेय। क्या होता है? सोल्यूट, ठीक है। ये 2 आपकी जो आपका विलयन है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय से और एक विलायक से। एक विलेय से और एक विलायक से, ठीक है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? विलयन का करते हैं। अब देखिए इसमें सिस्टम क्या है कि विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलायक और विलेय से। सर आप अभी तो बोल रहे थे 2 या 2 से अधिक पदार्थों से, अब बोल रहे हो विलायक से और विलेय से। बेटा वो जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं वो विलायक और विलेय ही होते हैं। अब सर ये तो 2 ही हुए, 2 से अधिक कहाँ हुए? देखो विलायक होता है ये हर एक विलयन में हमेशा एक ही होता है। कैसा होता है? हमेशा
एक ही होता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये परिवार का मुखिया है। ये कौन है? अपने पिताजी हैं। कौन है? ये पिताजी है और ये पिताजी की क्या है? संतान है। समझ गए? ये पिताजी है और ये संतान है। तो संतान एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो ये एक या अधिक भी हो सकते हैं। अब देखो, जब मैं ये कहूंगा दो से मिलकर विलयन है, तो एक विलायक होगा और एक विलेय होगा। मैं ये कहूं दो से अधिक, मतलब 3 है, तो एक विलायक और 2 विलेय। 4 है तो 3 ये और 1 ये, यानी ये हमेशा एक ही रहेगा। ये एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। अब इन्हें क्या कहते हैं कि जैसे ये हमेशा विलयन में क्या होता है? एक ही होता है, और ये विलयन में एक या एक से अधिक हो सकते हैं। इसे घोलने वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोलने वाला। इसे घोलने वाला बोलते हैं और इसे घुलने वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुलने वाला। यानी जो विलयन में घुलता है वह विलेय कहलाता है, और जो विलयन में घोलता है वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जो विलयन में घुलता है वह विलेय कहलाता है, और जो विलयन में घोलता है वह क्या कहलाता है? आपका विलायक कहलाता है। क्लियर है ये बात? विलायक समझ में आ गया किसे बोलेंगे, विलेय समझ में आ गया किसे बोलेंगे। अब सर हमें तो ये बता दो आप कि विलेय 2 या 1 या 1 से अधिक कैसे हो सकते हैं, और ये एक ही कैसे होता है? बिल्कुल बेटा, ये जरूर बताएंगे आपको। देखो जरा, आपका जो विलेय है वो 1 या 1 से अधिक कैसे हो सकता है, आपका जो विलायक है वो एक ही कैसे होता है, वो बात करते हैं। देखो जरा, उदाहरण की मैं बात करूं, पानी प्लस शक्कर। ठीक है। दूसरा उदाहरण हो सकता है आपका पानी प्लस शक्कर प्लस नमक। ठीक है। तीसरा आपका उदाहरण मान लो पानी शक्कर नींबू प्लस नमक प्लस नींबू। अब देखिए, यहाँ पर पानी विलायक है, पानी विलायक है और पानी ही विलायक है। तीनों में कौन सा विलायक है? पानी। अब देखो, यहाँ पर एक विलेय है, यहाँ पर 2 विलेय है और यहाँ पर 3 विलेय है। क्या कुछ समझ में आया क्या? पानी तीनों में क्या है? आपका विलायक है। इसमें शक्कर विलेय है, इसमें शक्कर और नमक दोनों विलेय हैं, इसमें शक्कर नमक और नींबू तीनों विलेय हैं। तो क्या आपको पता चला कि जो विलेय है वो 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं। अब एक चीज याद रखना बेटा, आपके अगर विलेय व विलायक, ठीक है, आपके विलेय और जो विलायक है उनमें अगर विलेय 1 है तो उसे क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन। कौन सा? द्विअंगी विलयन। यानी 2 अंग है, एक विलेय और एक विलायक का। अगर मान लो आपके विलायक 1 और विलेय 2 है तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन। कौन सा विलयन? त्रिअंगी विलयन। ठीक है। ऐसे 4 होंगे तो चतुर्अंगी विलयन, जैसे बहुत सारे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? बहुअंगी विलयन। तो आपसे ये पूछा जाए कि अंगों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बहुत से प्रकार बता सकते हो। द्विअंगी विलयन भी होता है, त्रिअंगी भी होता है, चतुर्अंगी भी होता है और बहुअंगी विलयन भी होता है। किस तरह से होता है? जो इनकी संख्या होती है वही उतना ही विलयन उसका हो जाता है। ये बात याद रहेगी ना। अब ये भी बता दिया कि विलेय है जो 1 या 1 से अधिक कैसे हो सकता है, और विलायक हमेशा एक ही कैसे होता है। विलायक आपको ये नहीं पता चला होगा कि सर यहाँ पर पानी पानी विलायक क्यों है, ये सवाल जरूर आया होगा। सर हमने मान तो लिया कि आपने पानी को विलायक माना और बाकी सबको विलेय मान लिया, लेकिन पानी विलायक हुआ कैसे ये तो हमें बताओ। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रुको बस, है ना। देखो जरा, अब पहले ये पहचान करनी आनी चाहिए, हमें बताने से पहले ये पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन तो विलायक है और कौन विलेय है। तो सर ये पहचान करना सिखाओ हमें। जरा देखो, ये पहचान करने के आपके 2-3 तरीके हैं। ठीक है, ये पहचान करने के आपके क्या हैं? 2-3 तरीके हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो है जब
मिलाने से पूर्व है, एक तो है मिलाने से पहले, एक तो हो सकता है आपके भौतिक अवस्था अलग अलग होने पे, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन आपके पास हो सकती है भौतिक अवस्था समान होने पर। क्या? समान होने पर। ठीक है, भौतिक अवस्था अलग अलग होने पे और भौतिक अवस्था समान होने पर। इसको पूरा लिखना है, भौतिक अवस्था समान होने पर। यहाँ मैंने लिख दिया अलग अलग होने पर। ठीक है, अब देखो आपकी भौतिक अवस्था समान हो सकती है और भौतिक अवस्था आपकी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो देखिए, जब आपके पास भौतिक अवस्था समान होगी या भौतिक अवस्था अलग अलग होगी तो वो किस आधार पे होगी और किस किस की होगी, कैसे कैसे होगी? देखो, एक तो है आपके पास विलायक। क्या है? विलायक। और एक है आपका विलेय और एक है आपका इसका दोनों से मिलकर जो बना है वो उदाहरण। अब देखो, भौतिक अवस्था अलग अलग होने पर जब मिलाते हैं तो इसकी अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। अवस्था भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या यहाँ पर भौतिक अवस्था वैसी की वैसी रहेगी और यहाँ पर भौतिक अवस्था चेंज हो जाएगी। यहाँ पर चेंज हो जाएगी और यहाँ पर वैसी की वैसी रहेगी। उदाहरण देखो, अब आपको ये तो पता होगा भौतिक अवस्था क्या होती है। देखो जरा, भौतिक अवस्था क्या होती है। अगर भौतिक अवस्था की मैं बात करूं तो भौतिक अवस्था में आते हैं आपके ठोस, द्रव्य और गैस। दो स्टेज और होती है, वो आपके यहाँ काम में नहीं आएगी। केवल ये आपको 3 स्टेज याद रखनी है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये तीनों क्या होती है? आपकी भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, तो जो आपकी भौतिक अवस्था है वो इसमें तो परिवर्तित होगी नहीं। अगर विलायक ठोस है तो ठोस ही रहेगा विलयन बनने के बाद भी, द्रव्य है तो द्रव्य रहेगा और गैस है तो गैस ही रहेगा। लेकिन ये चेंज हो जाती है, जैसे पानी प्लस नमक। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जब आपने पानी प्लस नमक मिलाया तो एक विलयन बना होगा। घर पे जनरली बनाते हैं नींबू पानी। कैसे बनाते हैं? पानी प्लस नमक प्लस नींबू मिलकर बना लेते हैं, या पानी, नींबू और शक्कर से बना लेते हैं। तो पानी प्लस अगर नमक दोनों को अगर मैंने एक जगह घोल लिया तो देखिए, पानी पहले लिक्विड में था आपका और नमक आपका सॉलिड में था। ठीक है, यहाँ पर दोनों मिलकर ही क्या बन जाएंगे? कोई ऐसा नींबू पानी जो मिलेगा उसकी अवस्था कैसी होगी? लिक्विड ही होगी। क्या उसकी लिक्विड ही होगी? क्या वो द्रव अवस्था में रहेगा नींबू पानी? देखो, पानी जो है वो लिक्विड से लिक्विड में ही रहा, यानी अवस्था चेंज हुई? क्या नहीं हुई। इसका मतलब अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। तो कौन सा हो गया रे? क्या विलायक हो गया है? क्या ये विलायक हो गया है? क्या ये विलायक हो गया। और यहाँ पर देखो, नमक पहले सॉलिड में था फिर लिक्विड में आ गया। नमक पहले सॉलिड में था फिर लिक्विड में आ गया। तो क्या ये बताओ, जो ये नमक है क्या ये विलेय है? क्या? क्योंकि इसी की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है। अब आपको ये पता चल गया कि जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो वो विलेय कहलाएगा और जिसकी नहीं हो वो पानी कहलाएगा। देखो, अभी अपन ने एक 3-4 शब्दों का 3-4 जो मतलब चतुसंगी विलयन था उसका उदाहरण मैंने आपको दिया था। उसमें मैंने आपको क्या लिखा था, जरा याद करो। पानी प्लस नमक प्लस चीनी। ठीक है, इतने 3-4 दिए मैंने आपको। देखो, ये क्या बनेगा? यहाँ पानी बनेगा, टोटल मीठा पानी बन जाएगा या तीखा पानी बन जाएगा, जैसा भी लवणीय पानी, जैसा भी पानी बनेगा, लेकिन रहेगा लिक्विड में। ये पहले भी सॉलिड में था, ये भी सॉलिड में था, लेकिन दोनों लास्ट में आके क्या बन जाएंगे रे? लिक्विड ही बनेंगे।
तो ये दोनों क्या विलय हुए क्या, ये दोनों विलय, और ये क्या पहले भी लिक्विड में था और अब भी लिक्विड में रहेगा, तो क्या ये विलायक हो गया क्या, तो एक विलायक और दो विलय। विलायक हमेशा क्या होगा, एक होगा, विलय एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको? अब उदाहरण क्लियर हो गए वो सारे। अब देखो नई बात, एक तो सर हमने जांच कर ली जब भौतिक अवस्था अलग अलग हो दोनों की, क्योंकि ये सॉलिड में था और ये लिक्विड में था, तो मैंने बता दिया कि किसकी चेंज हुई किसकी चेंज नहीं हुई। सर मान लो जब भौतिक अवस्था दोनों की समान हो तब क्या करें, भौतिक अवस्था दोनों की समान हो तब क्या करें, तो याद रखना बेटा, जब भौतिक अवस्था समान हो तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो देखते ही पता लग जाएगा। ज़्यादा मात्रा वाला, ज़्यादा या अधिक मात्रा वाला और ये कम मात्रा वाला। कैसा? कम मात्रा वाला। क्या कुछ समझ में आया क्या? यानी जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो आपका विलायक कहलाएगा, और जो कम मात्रा में होगा वो आपका विलेय कहलाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जो आपका पानी है वो आपका 100 ml है, और जो आपकी शराब है, जो आपका एल्कोहल है, जो आपका एल्कोहल है वो आपका 200 ml है। ठीक है, जो आपका एल्कोहल है वो 200 ml है। यहाँ पर देखो दोनों एक जगह मिलेंगे तो भी कोई लिक्विड ही मिलेगा, लिक्विड ही बनेगा। शराब में जब पानी डालते हैं तो वो फिर भी लिक्विड ही रहता है, चाहे शराब वाला पानी कैसा भी बोलो आप, उसे कुछ भी नाम दो, लेकिन रहता लिक्विड ही है, लिक्विड ही रहता है। यहाँ पर देखो ये लिक्विड है पहले से, ये भी लिक्विड है, और यहाँ पर जो विलयन मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन है आपके पास, एल्कोहल। कितना, 200 ml। तो विलायक कौन हो जाएगा यहाँ पर, एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एल्कोहल। यानी यहाँ पर आपका जो एल्कोहल है वो ज़्यादा मात्रा की वजह से आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और जो आपका पानी है वो कम मात्रा की वजह से आपका क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। क्या कुछ बात समझ में आई क्या? जब दोनों की मात्रा अलग अलग हो और जब समान फेज में हो तो अधिक मात्रा वाला विलायक और कम मात्रा वाला विलेय। सर हमारे दिमाग में एक अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन? सर दोनों की मात्रा बिल्कुल समान हो तो फिर क्या करें? बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो अगर जब दोनों की मात्रा समान हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आपको दोनों की मात्रा समान दिखे तो आपको उनमें से एक ऑप्शन आपको पानी का मिलेगा, और आपको वहाँ पर आंसर क्या कर देना है, पानी कर देना है। सर ऐसा क्यों? याद रखना बेटा, पानी के आगे लिखा हुआ होता है पानी एक सबसे अच्छा और आदर्श विलायक है। पानी एक सबसे अच्छा विलायक है, पानी को एक अच्छा विलायक मानते हैं। इसलिए जब दोनों की मात्रा देखो अलग अलग हो तो ज़्यादा मात्रा वाला हो जाएगा, लेकिन जब समान मात्रा हो तो फिर किसे मानेंगे, समान मात्रा हो तो किसे मानेंगे, जब समान मात्रा हो तो पानी को मान लेंगे। समझ में आ गई? आपकी एनसीईआरटी में केवल है, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें केवल इतना सा लिख रखा है कि मात्रा अधिक मात्रा वाला विलायक और कम मात्रा वाला विलेय। नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको सामने सिद्ध करके बता दिया है। समझ गए? चाहे देखो आपके पास कोई इंसान ऐसा अजीब सा सवाल आपके सामने रख दे कि 1 बोरी चीनी है और 1 लीटर पानी है, बताओ यहाँ पर दोनों को मिक्स करने के बाद बताओ कौन सा विलायक और कौन सा विलेय। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, जो विलयन होता है उसमें क्या होता है, रासायनिक संगठन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। आप एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो ये चीनी के दाने हैं 1 बोरी में, पूरे के पूरे 1 क्विंटल में चीनी के दाने हैं और 1 गिलास पानी है। मान लिया मैंने पानी इधर से डाला ऊपर से, ठीक है, तो क्या चीनी के जो कण थे वो कुछ तो घुलेंगे। पहले आकार इतना था, अब आकार इतना तो हो गई, आकार में कुछ डिफरेंट हुआ, मतलब संगठन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। यहाँ परिवर्तन होते ही ये क्या हो गया, ठोस से मान लेंगे इसको लिक्विड। यानी यहाँ पर अभी भी चीनी क्या है, आपकी विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। इस बात को याद रखना। जब भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो आपको मात्रा देखनी ही नहीं है, जब भौतिक अवस्था समान हो तभी आपको मात्रा देखनी है। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अब देखिए आपके विलयन 3 प्रकार के होते हैं साधारणतः। एक तो गैसीय विलयन, एक द्रव्य विलयन और एक ठोस विलयन। यानी जब आपके विलायक की तरह गैस कार्य करे तो गैसीय विलयन हो जाएगा, जब विलायक की तरह द्रव्य कार्य करे तो द्रव्य विलयन हो जाएगा, और जब विलायक की तरह आपकी
ठोस कार्य करे तो कौन सा, ठोस विलयन हो जाएगा। ठीक है, अब विलायक व विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। विलायक व विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 9 प्रकार का, 9 प्रकार का होता है। देखिए मैं आपको 9 के 9 प्रकार बताता हूं कौन से होते हैं। जरा देखो, आपके एक तरफ होगा विलायक, एक होगा आपका विलेय, और फिर सबसे लास्ट होगा आपका क्या, उदाहरण, कि कौन सा आपने इन दोनों से बनाया है। ठीक है, तो देखिए पहले आपके पास 3 बार विलायक आपके ठोस ले लिया, तो यहाँ विलेय क्या ले लूँगा, मान लो यहाँ विलेय भी मैंने क्या ले लिया, ठोस ले लिया। ठीक है, अगली बार मैं क्या कर सकता हूँ, विलायक को ठोस रख लिया, मान लो विलेय को चेंज कर दिया, ठोस से कहाँ लेकर आ गया, द्रव लेके आ गया। अगली बार मैंने क्या किया, विलायक को फिर से चेंज नहीं किया, ठोस लेके आ गया, और विलेय को क्या कर दिया मैंने, गैस लेके आ गया। ठीक है, 3 विलयन हो गए। इसी तरह से देखो विलायक 3 बार द्रव बन जाएगा, क्या 3 बार द्रव बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से फिर 3 बार क्या बन जाएगा आपका, गैस भी विलायक बन जाएगा। तो इस तरह से 9 आपके पास विलायक हो जाएंगे, और विलेय द्रव है तो इस बार वही ठोस, फिर अगली बार द्रव, और फिर अगली बार आपका गैस। ठीक है, तीसरी बार फिर वही गैस से बन जाएगा। पहले एक एक का इनका उदाहरण देखें, जरा देखो, इन दोनों से मिलकर क्या बना, इन दोनों से मिलके 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 क्या बना। जरा देखना, पहले की अगर मैं बात करूं ठोस और ठोस, तो क्या आपने आभूषण देखे हैं? आपने कभी ये नाम सुना है, प्योर 24 कैरेट सोने के आभूषण? कभी नहीं मिलता। 20 या 22 कैरेट सोने के आभूषण, तो या जो 22 के शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, आपको पता है। अब ये 22 कैरेट कहाँ से है, तो इसमें 2 कैरेट तांबा या चांदी मिलाई गई है, तांबा या चांदी मिलाई गई है। लेकिन क्या आपको चांदी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। लेकिन दोनों की भौतिक अवस्था क्या है, ठोस ही है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में कौन सा है, सोना। 22 कैरेट है सोना, इसलिए सोने को क्या मान लेते हैं, विलायक मान लेते हैं। तो सोना भी ठोस है, और आपका जो चांदी है या तांबा है वो भी ठोस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आभूषण बोल सकता हूँ मैं। क्या बोल सकता हूँ, आभूषण। लेकिन आप आभूषण में हीरे जवाहरात को नहीं लेके जाना है, ठीक है। या फिर ये कह सकता हूँ कि तांबे का सोने में विलयन, किसमें, तांबे का सोने में विलयन या मिलना, एक ही बात है। अगला देखो, ठोस विलायक होना चाहिए, और विलेय कैसा होना चाहिए, आपका द्रव होना चाहिए। ठीक है, तो आपने सुना है 11th क्लास में आपने सोडियम निर्माण की जो विधि पढ़ी थी, उसमें आपने देखा होगा एस ब्लॉक में सोडियम जब आपने बनाया होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा सोडियम तथा पारे का अम्लगम, क्या, सोडियम तथा पारे का अम्लगम, NaHG का अम्लगम, क्या, NaHG का अम्लगम। अब आपको पता है जो सोडियम है वो सॉलिड होता है, और Hg जो मरकरी है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। तो ठोस और द्रव आ गए के एक जगह, आ गए के एक जगह। अब तीसरा आपके साथ मिलके आता है क्या, ठोस और गैस। तो ये भी याद करो, आपने जब हाइड्रोजन वाला 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पर ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन धातुओं की सतह पर अधिशोषित होती है। या फिर आपने जब 11th में ऑर्गेनिक के चैप्टर, आईपीएससी वाले चैप्टर शुरू हुए थे, तो वहाँ पर आपने एल्कीन में पढ़ा होगा, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण या एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण या आंशिक हाइड्रोजनीकरण। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, पीडी, पीटी, एयू, एजी, कॉपर, निकिल ऐसी धातुएं आप उत्प्रेरक के रूप में काम में ले रहे थे। आपके सर ने बताया था कि जो ये हाइड्रोजन है ये पहले धातु की सतह पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। यानी धातु की सतह जो बड़ी होती है, क्योंकि डी ब्लॉक की जितनी भी धातुएं होती है उनका आकार बड़ा होता है, और ये जो धातु होती है उनके क्या होता है कि उनके छिद्र पाए जाते हैं। कैसे, रोम छिद्र होते हैं हल्के हल्के, जैसे अपने रोम छिद्र होते हैं ना बालों के, वैसे वैसे इसमें धातुओं में भी रोम छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों पे ये हाइड्रोजन गैस जाकर बैठ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, अधिशोषित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि H2 का पैलेडियम पर अधिशोषित होना या H2 का पैलेडियम में मिलना। ठीक है, H2 का
पैलेडियम, पैलेडियम ये धातु का नाम है, पैलेडियम में मिलना, ठीक है, या अधिशोषित होना, एक ही बात है। समझ में आ गई क्या? अब देखो आपका जो पहला है, आपका जो पहला है, ये पहला तो किससे आपको पता चल रहा है? पहला तो आपके मात्रा के आधार पे, जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसको आपने बोल दिया विलय, और जिसकी मात्रा कम है उसे क्या बोल दिया? विलेय, क्योंकि भौतिक अवस्था समान है। बल्कि इन दोनों में किसके आधार पे बता रहे हो आप? जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रही है उसके आधार पे, ठीक है। अब देखो अगली बात आ जाती है आपकी द्रव द्रव, द्रव ठोस की, द्रव द्रव की, और द्रव गैस की। यही बचा है। ऊपर वाला समझ में आ गया ना आपको? द्रव और ठोस, द्रव द्रव, और द्रव और गैस। तो देखिए आपने ग्लूकोज का नाम सुना है? मार्केट में ग्लूकोन डी के नाम से मिलता है, या कोई ऐसा टॉनिक पावर जो आपको तुरंत ऊर्जा देता हो, ठीक है। तो ग्लूकोज आपने देखिए। अब ग्लूकोज क्या होता है? दाने के रूप में, चीनी की तरह दानों के रूप में होता है। तो वो क्या ठोस हो गया क्या? तो उसका किस में? जल में मिलना, यानी जल में ग्लूकोज बोल दूं, जल में ग्लूकोज। और जब आप जल में ग्लूकोज को घोलोगे तो आपको फिर भी यही पता रहेगा कि जो आपका ग्लूकोज है वो जल में घुलने के बाद कैसा हो गया? द्रवीय अवस्था में। तो विलय का आपका कौन सा हो गया? द्रव हो गया। इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो गई, इसकी नहीं भी ना चेंज। आगे है द्रव द्रव। तो जल में घुला एथेनॉल, जल में घुला एथेनॉल। समझ गए? एथेनॉल क्या होता है? एक तरह का एल्कोहल, या आप इसे बोलो जल में घुली शराब, क्योंकि यहाँ पर ये मान लिया मैंने कि जल ज़्यादा मात्रा में है और जो आपका एथेनॉल है वो क्या है? कम मात्रा में है, ठीक है। अगला तीसरा है आपका द्रव और गैस, यानी ये बोल दिया जल में घुली O2 गैस, जल में घुली ऑक्सीजन, यानी जल में ऑक्सीजन होती है, जल में घुली ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर देखिए जो गैस है वो जल में घुल गई तो लिक्विड में आ जाएगी पूरी की पूरी। तो देखिए यहाँ पर द्रव कौन सा है? जल है। पहले भी द्रव अवस्था में था, अब भी द्रव अवस्था में है, लेकिन ऑक्सीजन पहले गैसीय अवस्था में थी, अब किस में आ जाएगी? आपके गैस द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो जल में घुली O2 गैस। समझ में आ गई ये बात? ठोस आपके क्लियर हो गए, द्रव आपके क्लियर हो गए। अब बचे आपके कौन से? गैसीय वाले, ठीक है। देखिए गैसीय वाला देखते हैं। तो एक बार आपका विलायक जब गैस होगा तो विलय आपका ठोस हो जाएगा। एक बार जब आपका विलय गैस होगा तो विलय आपका द्रव हो जाएगा। अगली बार जब आपका विलय गैस होगा तो फिर क्या हो जाएगा? आपका विलय गैस हो जाएगा। 9 की 9 कंडीशन आपने देखी। 9 की 9 में आपके एक साथ विलायक और विलय आपको कभी दोनों एक स्टेज में नहीं मिलेंगे, यानी 9 अलग अलग बन गए। समझ गए ना आप? अब देखो गैस का जब ठोस से बना तो उदाहरण ये कह दूं मैं, कपूर का N2 में या नाइट्रोजन गैस में घुलना, कपूर का नाइट्रोजन गैस में घुलना, जो कपूर होता है वो नाइट्रोजन गैस में मिल जाए, ठीक है। अगला हो सकता है आपका द्रव और गैस वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? क्लोरोफॉर्म आपकी लिक्विड अवस्था में होती है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्या होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला? CHCl3। तो CHCl3 का N2 में मिश्रण या N2 में घुलना, ठीक है, N2 में घुलना, ये मान लो। तो यहां पर आपकी विलय कौन सी हो गई? N2 ही हो गई। इसके बाद देखो गैस और गैस, ऑक्सीजन का O2 का N2 में घुलना, यानी ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में घुलना, ये कैसा हो गया आपका? गैसीय मिश्रण। यहाँ पर तो आप अलग के हिसाब से दे दिया और यहाँ पर आपने भौतिक अवस्था के आधार पे दे दिया। क्या आपको ये 9 की 9 जो आपके उदाहरण है वो समझ में आ गए? किस तरह से भौतिक अवस्था के आधार पर विलय व विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? देखो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? विलय की परिभाषा पढ़ ली, वास्तविक विलयन की परिभाषा पढ़ ली, समांगी मिश्रण पढ़ लिया, विषमांगी मिश्रण पढ़ लिया, विलयन भागों या अवयव के आधार पर विलयन पढ़ लिया, द्विअंगी, त्रिअंगी, बहुअंगी विलयन पढ़ लिया, गैसीय विलयन पढ़ लिया, द्रव्य विलयन पढ़ लिया, ठोस विलयन पढ़ लिया, और उनके आधार पे
यानी विलेय व विलायी की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी ले ली कि कौन सा किस तरह से होता है और किस तरह से होता है, ये 9 भागों में कैसे आए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये तो विलयन के बारे में पढ़ रहे थे, जब कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे तब हम 9 नहीं बल्कि 8 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे। यानी कोलाइडी विलयन मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो कोलाइडी विलयन है वो एक तरह का कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, हर प्रकार का मिश्रण विषमांगी मिश्रण हो सकता है, लेकिन गैस और गैस का मिश्रण कभी भी विषमांगी मिश्रण नहीं होता है। इसीलिए कोलाइडी विलयन में 9 नहीं बल्कि 8 होते हैं, क्योंकि ये है जो ये वाला है ये वहाँ पर काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा कैसा मिश्रण होता है, ये हमेशा सममांगी होता है। समझ गए क्या? देखिए मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा वो पूरी आपके 12th क्लास से रिलेटेड बताऊंगा, पूरी चीज़ें। यानी या तो अभी काम में आ जाए इस चैप्टर में, या अगले में, या उससे अगले में, या सबसे लास्ट में। यानी 12th क्लास से बाहर भी नहीं जाएंगे, लेकिन 12th क्लास की कोई चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे। अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है केमिस्ट्री में 100/100। समझ गए क्या? केमिस्ट्री में कितने नंबर? 100/100 नंबर। और 100/100 नंबर तभी आएंगे जब हम अक्टूबर नवंबर तक यानी हाफ ईयरली तक या दीपावली तक पूरा सिलेबस विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पूरा सिलेबस विस्तार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी चीज़ याद हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, फिर उस पर फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने जो भी दोस्त बच गए हैं आपके, जिनको इस क्लास के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, उन सबको आप बाय मैसेज, बाय फ़ोन करके या कैसे भी आप उन्हें बता दीजिए। रेगुलर आपकी क्लास चलेगी, इसी टाइम पे होगी हर दिन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।